राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस चैप्टर के बारे में। यूनिट का नाम है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फार्मेकोलॉजी फर्स्ट की यूनिट है, बीएस नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर वालों की। ओके, तो देखिए वन शॉट में हम इसको कवर करेंगे। अब आप कहोगे सर कि आप देखो, कमेंट्स भी देखे थे मैंने, कमेंट्स आए थे सर नोट्स थोड़े शॉर्ट टाइप है। ठीक है, तो देखो नोट्स तो होते ही शॉर्ट है, फिर आपको पूरा का पूरा अगर बड़े नोट्स लिख चाहिए तो फिर आप बुक प्रिफेयर करो। ठीक है, नोट्स का मतलब ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज उसकी ईजी हो और जल्दी से समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नोट्स होते हैं तो फिर उससे अच्छा तो आप बुक ही पढ़ लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और आप भी डाल लीजिए इंपॉर्टेंट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डाल लीजिए, 90% आ सकता है, 90% चांसेस के आने के, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ओके, देखो पहले है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें, अगर आपने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ रखा हो तो एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पहले तो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो सर हाइपरटेंशन होता है जब बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है सर जो ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उससे ब्लड प्रेशर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो। ठीक है सर, ओके। आगे आगे ये है कि जो नॉर्मल बीपी है वो होती है 120/80 mmOf/G। ठीक है, लेकिन जब ये क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब कि कितनी, 140 140/90 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर हाइपर टेंशन में आती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ रखा था, और इतना तो नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बीपी क्या हो जाए, बढ़ जाए, हाइपर टेंशन हो जाए, तो उसको कम करने के लिए क्या करें हम, उसको कम करने के लिए क्या करें? पहले तो आप ये देखो कि उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन देंगे, ड्रग्स देंगे, उसे बोलते हैं अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इसको रटना नहीं है, इस ड्रग्स को मैं समझाऊंगा कुछ पॉइंट्स, उससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। अब बीपी बढ़ रही है भाई, बीपी बढ़ा कौन रहा है, पहले तो ये देखो भाई, जो सोर्स होते हैं उसको ही आप खत्म कर दो तो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो बीपी कौन बढ़ाता है, बीपी कौन बढ़ाता है? तो सर बीपी बढ़ाता है RAAS, सुना है ना, रास, रास सिस्टम सुना है, रास सिस्टम के बारे में, इसके बारे में सुन रखा है आपने। तो ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बात आती है दो चीज़ों के बारे में, कि पहली चीज़ तो ये कि बीपी कब बढ़ती है। बीपी कब बढ़ती है? जब भी हमारे पास ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स से जब ब्लड है जो इन पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा लगाए तो बीपी बढ़ जाती है। अब प्रेशर कब ज़्यादा लगाएगा, जब ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या फिर जो मोटाई है इसकी, ब्लड वेसल्स की जो मोटाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये कारण होता है बीपी बढ़ने का। ठीक है ना। अब देखो, हमने अब पहले देखते हैं अपन रास सिस्टम के बारे में। ये होता है रास सिस्टम, लैंग्वेज नहीं बतानी हमको, हमको केवल इसको समझाना है। लैंग्वेज नहीं है आपके, केवल समझाने के लिए है, लिखना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ये आएगा भी नहीं। ठीक है, समझाने के लिए, ताकि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारी, ये समझने में आसानी रहे। अब अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि दीज मेडिकेशन यूज फॉर लोअर हाई ब्लड प्रेशर क्या करती है, कम करने के लिए काम में ली जाती है। दे हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हाइपरटेंसिव ड्रग से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया। ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है, बिल्कुल सही, स्ट्रोक हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, और अदर हेल्थ इश्यूज है, उनके साथ अगर हाइपरटेंशन हो तो उस काम में ये ली जाती है। ठीक है, अगर अब आती है टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, तो ये पढ़ने के लिए आपको पहले रास सिस्टम पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात आती है कि कोई भी पेशेंट है, उसकी क्या हो गई, बीपी कम हो गई। ठीक है, या फिर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड क्या हो गया हो, डिक्रीज हो गया हो, डिक्रीज हो गया, कोई भी इटियोलॉजी कंडीशन के कारण बीपी क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, तो ये होगा सर कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है रा सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो बीपी को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि नॉर्मल हो जाए बीपी। ठीक है, वैसे तो रा सिस्टम अच्छी चीज़ है,
लेकिन जब क्या हो, ये एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाए, ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाए, ये बिगड़ जाए मतलब रस सिस्टम, तो फिर हाइपरटेंशन पेशेंट होता है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल चीज़ कर, नॉर्मल की बात करते हैं अपन। बीपी क्या हो गई, कम हो गई। कब होगी, जब ब्लड फ्लूइड कम हो जाएगा। ब्लड फ्लूइड कम का मतलब क्या समझे आप, कि देखो इसको तो हटा देते अपन। ये है हमारे पास कोई ब्लड वेसल से। अब यहाँ पे अगर पहले तो क्या है, फुल ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लूइड क्या है, अच्छा है, तो बीपी नॉर्मल रहेगी। लेकिन क्या हो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाए या फ्लूइड क्या हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाए तो प्रेशर कम लगाएगा, ये कम लगाएगा तो बीपी नॉर्मल सी बात है क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो रस सिस्टम चालू होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब रस सिस्टम करता क्या है, अब बात आती है रस सिस्टम के बारे में, या रस के बारे में। रस सिस्टम क्या करता है, जैसे बीपी क्या हुई, लो हुई तो लीवर, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है लीवर, लीवर क्या करेगा, लीवर एंजियोटेंसिन नोजन को रिलीज करेगा। लीवर क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में लीवर पाया जाता है, वो लीवर एंजियोटेंसिन नोजन को रिलीज करेगा। रिलीज कर दिया इसने, लीवर ने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन नोजन को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया सर, अब क्या होगा, रिलीज करने के बाद हमारी बॉडी में पाई जाती है किडनी। पता होगा अगर आपको तो, हमारी बॉडी में किडनी या रेनिन पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, वो एंजी एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंजियो कौन करेगा, रेनिन है ना, रेनिन। तभी तो इसका नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसको क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देगा। अच्छी बात है। फिर एक और हमारी चीज़ हमारी बॉडी में पाया जाता है लंग्स। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। लंग्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जो लंग्स क्या करेंगे, एसीई। एसीई क्या होता है भाई, एसीई का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। इसको क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कौन, ये एंजाइम एसीई है, ये एंजाइम है, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद में अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये करेगा दो काम। पहली चीज़ तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। पहले ब्लड वेसल्स को कैसी थी, ऐसी थी ब्लड वेसल्स। क्यों, क्योंकि बीपी क्या है, अभी बात करें बीपी कम हो गई है, लो बीपी हो गई है, तो अब बीपी लो हो गई, बीपी लो हो गई तो हम क्या करें, बीपी लो हो गई तो हम क्या करें भाई, जो ये ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से देखो दो काम कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें, इसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है उसको बढ़ाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो दीवार है ब्लड वेसल से, उसको छोटी कर दो। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर दो ब्लड वेसल्स को, जिससे बीपी क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। भाई दो काम कर सकते हैं हम, तो दोनों काम ये करता है। पहला तो काम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड है, वो ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, देखो पहले ब्लड वेसल्स कैसी थी, ठीक है, उसके बाद में क्या हुई, ऐसी हो गई। पहले डायलेट थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा, ये किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन लिख रखा है, एल्डोस्टेरोन है वो, जिससे एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेगा, ये सोडियम या NaCl, सोडियम क्लोराइड या H2O का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि वापस से खींचेगा, वापस से एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। किसमें, नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में भी कौन सी साइड पर, नेफ्रॉन में आपने पढ़ा था CD, कलेक्टिंग डक्ट, वहां से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो ये CD है, यहाँ पे क्या करा, एब्जॉर्ब करा, H2O को या फिर NaCl को क्या करा, एब्जॉर्ब किया। तो जो ब्लड फ्लूइड है, जो हमारी ब्लड में फ्लूइड पाया जाता है, वो भी इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा फ्लूइड हो गई। ठीक है ना, आई बात समझ में, फ्लूइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उधर से तो क्या हो गई, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और इधर से ब्लड फ्लूइड बढ़ गया, तो ब्लड फ्लूइड भी बढ़ गया, तो बीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और ब्लड वेसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो भी बीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये होता है रा सिस्टम का काम। ठीक है, ये होता है रा सिस्टम। लेकिन लेकिन जब क्या हो, जो हमारा रा सिस्टम है, ये एबनॉर्मल तरीके से एक्टिवेट हो जाए, यानी कि गड़बड़ा जाए इसका सिस्टम, इसका सिस्टम क्या हो, गड़बड़ा जाए, तो हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, जब ये सही तरीके से काम ना करे तो हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन होगा तो फिर हमें देनी पड़ेगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब आगे बात समझ में,
अब पूरी आपको पूरी कथा समझ में आ गई। क्या हो गया? हाइपरटेंशन कोई रा सिस्टम है, उसके एबनॉर्मल एक्टिवेशन के कारण ये क्या हो गई? हाइपरटेंशन हो गया। अब क्या करें भाई? अब उसको कम कैसे कर सकते हैं हम? इसी में पूरा खेल है। हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पूरी इसी में है। क्या करें सर अब? बताओ। तो सर अगर एक काम करें हम, जो हमारे पास क्या है, ये वाला सिस्टम है ना, कौन सा? रेनिन को, रेनिन वाला, क्योंकि इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया है। तो एक काम करते हैं सर, रेनिन इनहिबिटर कर देते हैं, रेनिन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ओके, पहले क्या आ गया? रेनिन इनहिबिटर्स, ड्रग्स का नाम आ गया रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है। फिर दूसरा काम अपन ये करते हैं कि ये एसीई है ना, इसने भी इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसको भी हटा देते हैं अपन। क्योंकि अगर ये जब इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वैसे कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा, और ये रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इनहिबिट कर देते हैं। तो एसीई इनहिबिटर्स आ गया। ठीक है। और क्या करते हैं सर, और अपन एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये ना एंजियोटेंसिन सेकेंड, इसने क्या किया, इसको इसके रिसेप्टर के साथ क्या कर दिया, इसने बाइंड हुआ था और वेसो कॉन्स्ट्रक्शन किया था। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं सर। कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB आ गया। और बताओ, जल्दी बताओ। तो सर हम एक काम और कर सकते हैं क्या? कौन सा भाई? कि सर हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं सर, जो ये है ना, ये इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, इसको डायलेट कर देते हैं। ओके, बिल्कुल डायलेट कर देते हैं। तो नाम आ गया वेसो डायलेटर। क्या कर, कौन सी ड्रग आ गई? वेसो डायलेटर। ठीक है, ये हो गई भाई पूरी ड्रग्स के बारे में बात। और भी एक दो ड्रग्स से आगे बताते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स हो गई? रेनिन इनहिबिटर्स, ACE आ गया, ARB आ गया, और वेसो डायलेटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक याद रहेगा आपको? ये 10-15 मिनट इसलिए लगाइए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है? दीज मेडिकेशंस यूज टू लोअर, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, लोअर, लोअर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, लोअर, लोअर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या करते हैं? कम करते। दे हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, ये पढ़ लिया था हमने, इसके लिए काम मिली जाती है। अब आती है कौन सी चीज़? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्या आती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जो हमने पढ़ा था ना रेनिन के बारे में, रेनिन के बारे में, या फिर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। अरे भाई, ये पढ़ा था ना एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे क्या किया था इसने? रीएब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बारे में अपन ने रह गया था कि एल्डोस्टेरोन है, इस, ये काम करना मतलब कि ऐसा कुछ करते हैं ताकि ये रीएब्जॉर्ब ना हो, ब्लड फ्लूइड रीएब्जॉर्ब ना होगा, और ज़्यादा जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बीपी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो डायूरेटिक्स हम काम में लेते हैं। क्यों? डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो जो भी ड्रग्स बताए थे ना आपको, एक तो आ गई डायूरेटिक्स आ गई, एक बीटा ब्लॉकर्स आ गई, अभी बताएंगे बीटा ब्लॉकर क्या काम करती है। एक ACE इनहिबिटर्स आ गया, अभी बताया था ACE इनहिबिटर के बारे में, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा था। ARB आ गया यहाँ पे देखो। ठीक है। वेसोडाइलेटर आ गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गया। आगे ना पूरी ड्रग्स के बारे में। पहला आता है डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स, दे वर्क प्राइमरली बाय इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम। आगे वही बात अभी बताया मैंने कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन ना करके ज़्यादा निकाले अपन, NaCl को और वाटर को अपन ज़्यादा बाहर करें, तो सोडियम एंड वाटर थ्रू द किडनी इंक्रीज कर देता है ये एक्सक्रेशन को। अब जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये ज़्यादा क्या होगा? एक्सक्रेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम है वो रिडक्शन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन हो जाएगा, अगर अपन ज़्यादा यूज ले लेते हैं तो। एग्जाम्पल्स आ गया थियाजाइड्स एंड लूप डायरेटिक्स, इसमें आता है फ्रूसेमाइड, ठीक है, टोरसेमाइड। थियाजाइड्स में आता है आपके पास बेंजोथियाजाइड्स, क्लोरोथियाजाइड्स, ऐसे ड्रग्स से अपन डायरेटिक्स में पढ़ रखी है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करता है? तो बीटा ब्लॉकर्स, दे ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और हार्ट की जो बीटा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा सर, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स ऑफ द हार्ट मसल्स रिड्यूस हो जाएगा, और डिक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट। हार्ट का जो वर्कलोड है, जो ज़्यादा काम कर रहा है अगर हार्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स आ गई? एटेनोल, प्रोपेनोल, लाबेटालोल एंड मेटोप्रोलोल। ठीक है, ये ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। अब ये ऐसा नहीं है कि बस ये बीटा ब्लॉकर है वो हाइपरटेंशन के लिए काम में ली जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर है, डिजीज है, जिसमें भी हम काम में ले सकते हैं ये। ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स हमने देखा, क्या देखा? ये सर कन्वर्ट करी थी
एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, एंजियोटेंसिन सेकंड में, नाम दे दिया इसका हमने, उसको अपन ब्लॉक कर दिया एंजियोटेंसिन। दे ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कर देता है, ये टेंसिन आएगा यहाँ पे ना, वो हटा देना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, अरे अभी बताया था ना आपको, ये इसमें चेंज कर रहा है, अगर ये बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और ब्लड वॉल्यूम भी नहीं होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी, कम होगी, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगी, कॉन्टैक्ट नहीं होगी, और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग्स का नाम है रामेप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। एआरबी का मतलब क्या होता है, एआरबी का मतलब होता है एंजियोटेंसिन सेकंड, सॉरी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, क्या नाम है इसका, एआरबी का नाम क्या है, तो सर एआरबी का नाम है एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, नाम लिख लेना यहाँ पे, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये ब्लॉक कर देगी तो जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसो डायलेशन होगा। दे हेल्प, अब ये एआरबी कहाँ की बात चल रही है, एआरबी चल रही है इस जगह की बात, क्योंकि मैंने बताया था आपको एंजियोटेंसिन सेकंड है, वो ब्लड वेसल्स के साथ क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और ये कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो इसको ब्लॉक कर देते हैं अपन, कर देना, जैसे ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक किया हमने, ब्लॉक कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, रिजल्ट वेसोडाइलेशन एंड रिडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन इफेक्ट्स लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझा दिया है मैंने, एक बार पढ़ लेना आप। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और एक दो लाइन, एग्जाम्पल लिख लो, एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। फिर था वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर नाम से पता चल रहा है, वेसो डायलेटर, वेसो मतलब कि ब्लड वेसल्स, और डायलेट मतलब कि डायलेट करना। ओके, दे डायरेक्ट द they directly relax vascular smooth muscle cell leading to dilation of the blood vessels। ड्रग्स का नाम कौन कौन सा गया, मिनोक्सिडिल, हाइड्रालाइजिन एंड एनटीजी। ठीक है, नाइट एनटीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, नाइट्रोग्लिसरीन। अब सुनो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो, चलो वेसो डायलेटर पढ़ेंगे अभी हम, उसी में देख लेते हैं। कहता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब काम में ना ले, कब कब ये ड्रग्स काम में ना ले, तो अस्थमा हो गया, प्रेगनेंसी और सीवियर ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें भी कुछ ड्रग्स है वो काम में नहीं लेनी, पूरी तो अपन ये नहीं पूरी काम में ना ले, कुछ कुछ ड्रग्स है जो अस्थमा में ले सकते हैं अपन, कुछ है वो प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलो सर। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो जैसे कि हमने दी डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स दी तो सोडियम रिलीज एक्सक्रेशन हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, अगर ज़्यादा रिलीज ज़्यादा एक्सक्रेशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर अगर ज़्यादा हो जाए तो हेडेक हो गया, कफ हो गया, ठीक है, फैटिग, हाइपोटेंशन, अगर ज़्यादा ही बीपी क्या हो गई, कम हो गई तो हाइपोटेंशन होगा, अगर हमने ज़्यादा ड्रग्स ले ली तो डिप्रेशन हो गया, रीनल फेलियर या रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है। ओके, तो ये आपके 15-20 मिनट में तो आपकी केवल एक ड्रग्स हुई है कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेसोडाइलेटर्स, ड्रग्स का नाम आता है वेसोडाइलेटर्स, सिलेबस में है आपके इसलिए करवा रहे हैं। वेसोडाइलेटर क्या होता है, वेसोडाइलेशन रेफर्स टू द वाइडिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर दे, वाइड कर दे, यानी कि चौड़ा कर दे, ठीक है, वो होती है वेसोडाइलेटर्स। इट रिटर्न्स सॉरी इट रिजल्ट फ्रॉम रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल विद इन वेसल्स वाल, इन पर्टिकुलर इन लार्ज वेन। कौन किस किस को करता है, ये लार्ज वेन को करता है, लार्ज आर्टरीज को करता है और स्मॉल आर्टरियोल्स को करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, ठीक है ना। द प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो कंस्ट्रक्शन के अपोजिट जो प्रोसीजर होती है वो होती है वेसोडाइलेटर्स या वेसोडाइलेशन, विच इज नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स है, अगर ये क्या हो जाए, ये हो जाए, छोटी हो जाए, तो ये होता है वेसो कंस्ट्रक्शन, और यही ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, यही ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, ऐसी हो जाए, तो ये होता है वेसोडाइलेटर्स, डायमीटर बढ़ जाए तो, ठीक है ना। वेसोडाइलेटर आर यूज्ड टू ट्रीट टू एंजाइना। अब एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन, एंजाइना में भी यही होता है, जो ब्लड वेसल से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पढ़ेंगे एंजाइना भी। कॉमन वेसोडाइलेटर्स कौन कौन से हो गए, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे अपन एनटीजी बोलते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये तीनों इसके नाइट्राइट्स के पार्ट है, नाइट्राइट्स पढ़ेंगे भाई अब, उसके पार्ट है तीनों के तीनों ही, ठीक है।
इसके साथ मिनोक्सिडिल हो गया, एसीई इनहिबिटर्स हो गया। क्या हो गया? एसीई इनहिबिटर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ड्रग्स कौन से हैं? मिनोक्सिडिल। आगे देखते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स में आता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए, रैपिड हार्ट बीट हो जाए, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड नेजल कंजेशन। ये सब तो ठीक है, ये आपको देखा होगा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया कि मिनोक्सिडिल का काम क्या होता है। हमने पढ़ा था हेयर लॉस में, लॉस ऑफ हेयर एलोपेशिया पढ़ा था हमने एमएसएन फर्स्ट में, उसमें देखा था मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल काम में ली जाती है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के, ठीक है ना। फिर आती है आपके पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपने पास ड्रग्स है, टॉपिक है, वो अब इतना लंबा नहीं चलेगा क्योंकि पहले आपको समझा दिया है, ठीक है। पूरी पूरी जो ड्रग्स है उसके बारे में हमने पहले बता दिया है, अब ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे मतलब जल्दी जल्दी आपके क्या है ये सारी ड्रग्स हो जाएगी। एंटी एंजाइनल ऐसी ड्रग्स जो कि एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना में काम में ली जाती है। एंजाइना का पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम होता है, उसमें काम में ली जाती है, वो ड्रग्स आती है एंटी एंजाइनल ड्रग्स में। तो एंटी एंजाइनल मतलब कि एंजाइना में होता क्या है, पहले तो ये देखिए अपन एंजाइना में होता क्या है। ये हो गए हमारे पास ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गई, कोरोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई? कोरोनरी आर्टरी हो गई, या ब्लड वेसल्स मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्लेग बन जाते हैं। ये क्या हो गया? प्लेग बन गया। क्या बन गए? प्लेग बन गए। अब ये क्यों बनते हैं? तो ये तो इसका बहुत बहुत कारण है, बहुत सारे कॉजेज है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट्स बढ़ गए, कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है, हाइपर टेंशन के कारण भी हो जाता है। तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे प्लेग बन गया। प्लेग बन गया तो जो ब्लड वेसल्स, सॉरी, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आ रहा था, ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाने का। तो जो ब्लड आ रहा था ऑक्सीजन को लेकर, तो वो पहले तो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया? कम आ गया, ठीक है। कम आ रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है सफिशिएंट अमाउंट में, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ये हो रहा है काम, ठीक है ना। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उसके एक मिनट, क्या पढ़ रहे थे अपन? एंजाइना, एंटी एंजाइनल, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या हो गई? कमी हो गई। तो हमें ओवरऑल हमारा गोल क्या है? एक तो इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, या तो एक काम करते हैं अपन ज़्यादा ऑक्सीजन दें, या फिर ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दें हार्ट की। अब ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे देंगे? जब ये प्लेग है, जो प्लेग है ये रिमूव होगा। एक तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन आ सकती है, दूसरी कि हार्ट है, हार्ट की डिमांड ही क्या कर दो? कम कर दो। जो ऑक्सीजन ले रहा है ना, मतलब जितनी ले रहा है उतनी आने दो। अगर हम प्लेग ना कर हटाते हैं, रिमूव ना करते हैं, या फिर प्लेग का कुछ ना करते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतनी से काम चलाना होगा। तो इसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करो हार्ट की को, या फिर इसको हटाओ, ठीक है। ये दो काम कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या हो गया? इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, या तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाओ, या फिर उसकी ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर दो? कम कर दो। द ड्रग्स आर यूज टू रिलीव चेस्ट पेन एंजाइना कॉज्ड बाय रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। ओके, कौन कौन सी ड्रग्स आती है? तो इसकी क्लासिफिकेशन हो गया। सबसे पहले आता है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स अभी हमने देखा, नाइट्रेट्स में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन आ गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट्स। ओके, जिस ड्रग्स में नाइट्रेट आ रहा है वो आती है इसमें, नाइट्रोजन आ रहा है। जिस भी ड्रग्स में क्या आ रहा है? नाइट्रोजन आ रहा है, वो नाइट्राइट्स में आती है। दे डायलेट क्या करती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, विच लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, जिससे ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, डायलेट कर देगी। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? हाइपोटेंशन हो सकता है। क्यों? जब ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और हेडेक हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। बीटा ब्लॉकर अभी हमने देखा था, बीटा ब्लॉकर दे डिक्रीज हार्ट रेट एंड लीड ऑक्सीजन नीड, अवॉइड अस्थमा एंड ब्रेडिकार्डिया, इसमें नहीं लेना है। एटेनोल है, प्रोपेनोल, और भी बहुत सारे ड्रग्स थे, हमने देखा था अभी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करता है? वेसो डायलेशन करता है और डिक्रीज हार्ट रेट का काम करता है। एम्लोडिपिन और निफेडिपिन, अब ये हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले आप सबको इसके बारे में पता है, ठीक है, समझाने की कोई आपको बहुत जरूरत नहीं है। एक आता है इवाब्राडिन, इवाब्राडिन ड्रग्स आती है व्हेन बीटा ब्लॉकर्स नॉट टॉलरेटेड, इट डज नॉट अफेक्ट बीपी, बीपी
पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड प्रेशर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इवाप्राडिन क्या करता है, इवाप्राडिन अगर बीटा ब्लॉकर से अगर काम नहीं हो रहा है, बीटा ब्लॉकर से अगर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो काम कौन करेगा, तो काम करेगा इवाप्राडिन। ठीक है, तो काम कौन करेगा, इवाप्राडिन। आगे बात समझ में। फिर आता है आपके पास थ्रोम्बोलाइटिक्स। कौन सी ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स सिलेबस में है आपके, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो मतलब कि ब्लड क्लॉट, लाइटिक मतलब कि तोड़ना। ठीक है, लाइसिस ये हटा देते अपन। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बस है या जो ब्लड क्लॉट है उसको लाइसिस करना, नष्ट करना, तोड़ना, ये होता है थ्रोम्बोलाइटिक। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स आर ग्रुप ऑफ मेडिकेशन यूज टू मैनेज एंड ट्रीट इंट्रावेस्कुलर क्लॉट। इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, अब ये नहीं कि जो हमारे बाहर कोई चोट लग गई है, ठीक है, आउटर सरफेस पर, मान लीजिए हाथ पर कोई चोट लग गई है, तो वहां पर अगर ब्लड क्लॉट आ रहा है तो एक काम करते हैं, अभी हट नहीं रहा तो थ्रोम्बोलाइटिक है, नहीं। अगर क्या हो, इंट्रावेस्कुलर हो, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो, थ्रोम्बस हो, उसको तोड़ने के लिए या उसको इलाज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है वो होती है थ्रोम्बोलाइटिक्स। दे आर इन द प्लाज्मिनोजेंस एक्टिवेटर्स क्लास ऑफ ड्रग्स। एग्जाम्पल्स आ गया स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। अब अपन देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब इस ड्रग्स के बारे में देख लेंगे तो वो पूरा पे थ्रोम्बोलाइटिक्स हो जाएगा। अगर आपको अगर नॉर्मली पूछ ले कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, शॉर्ट नोट में लिखो, तो भी आप ये लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है प्यूरिफाइड फाइब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक बैक्टीरियल प्रोटीन यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बोसिस इन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। किस में काम लिया जाता है, एमआई में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एंड विनस थ्रोम्बोलिज्म में काम में ली जाती है ये। एज ए मेडिकेशन इट इज यूज टू ब्रेक डाउन क्लोट्स इन सम केसेस। वही बात वापस आ गई, देखो कौन कौन से केस, एमआई हो गया, एमआई को बोलते हैं हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, ठीक है, वही चीज़ इसमें आ गई, इसमें काम मिली जाती है। ओवरऑल ये निकलता है कि थ्रोम्बोलाइटिक्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने का काम। ओके, ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एमआई। स्ट्रेप्टोकाइनेज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक। घूम फिर के बात वही आ रही है भाई, एक ही पॉइंट है उसको बार बार आ रहा है नोट्स में आपके। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, तो साइड इफेक्ट्स ब्लीडिंग एंड नर्व डैमेज। भाई जब थ्रोम्बस है, ब्लड वेसल से इसमें थ्रोम्बस हो रहा है, ठीक है, थ्रोम्बस है तो इसको अपन लाइसिस करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, नर्व डैमेज भी हो सकती है, ठीक है ना। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो सकता है, माइल्ड फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स और गम्स, ठीक है, रेसेस, इचिंग, मसल और बोन पेन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर आते हैं आपके पास ड्रग्स कोलिनर्जिक या एंटीकोलिनर्जिक, ये भी सिलेबस में है आपके। अब ये नर्वस सिस्टम में भी मैंने पढ़ाया था और इसमें भी पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ है, दोनों में वही स्लाइड है, ठीक है ना। कौन सी स्लाइड है, कोलिनर्जिक क्या होता है और एंटी कोलिनर्जिक क्या होता है, हमने देखा, एक बार वापस से समझा देता हूँ, अगर वो क्लास ना ली हो तो वो ले लो। जैसे कि आपके पास क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन नाम सुना है ना, क्या है, ऐसे न्यूरॉन है, मान लीजिए न्यूरॉन है, डेंड्राइन्स हो गई, ये एक्सोन हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, क्या हो गया, टर्मिनल्स हो गए। इसके बाद में दूसरा आपके न्यूरॉन रहता है, ठीक है, डायग्राम में ऐसे बता रहा हूँ मैं, ये क्या हो गए, दो न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि यहाँ से एक न्यूरॉन से आता हुआ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, ठीक है, एक से आएगा वो, यहाँ से आएगा, फिर उस सिग्नल को आएगा, मैसेज को मतलब आगे तक पहुँचा जाता है, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर का काम। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स वे सभी सब्सटेंस हो सकते हैं जो रिलीज एल कैपेबल फॉर ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्टरिंग ऑफ रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन, जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह काम करे या फिर उसके तरह बिहेव करे या फिर उसकी क्या करे, नकल करे, मिमिक्री करे, ठीक है। जैसे मिमिक्री का मतलब जैसे कि कोई आर्टिस्ट होते हैं जो कि दूसरे हीरो की या दूसरे किसी की मिमिक्री करते हैं, तो उसकी भाषा में बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज में उसकी तरह बोलते हैं, तो वो मिमिक्री होता है, मिमिक। तो ये भी अगर क्या करे, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि एसिटाइल कोलिन का क्या करे, बिहेवियर के मिमिक करे बिहेवियर की, या फिर उसकी तरह काम करे, तो वो कौन से कहलाती है, कोलिनर्जिक कहलाती है। तो कोलिनर्जिक क्या है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर उसकी तरह काम कर रही है।
एसिटाइलकोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दिस स्टिमुलेट पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स नर्वस सिस्टम इन सेम मैनर एज एसिटाइलकोलिन। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो स्टिमुलेट होता है कहाँ से? यहाँ से नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स से होता है और सेम एसिटाइलकोलिन की तरह काम करता है, उसकी तरह होता है। यूजेस कब काम में लिया जाता है? तो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, एटोनिया स्मूथ मसल्स, जीआई सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ये एमएसएन सेकंड में देखोगे आप इन ड्रग्स के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब काम में ना ले? तो अस्थमा में, एपिलेप्सी में, स्लो हार्ट बीट में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, गैस्ट्रिक अल्सर के बाद में। इनमें अगर हम ये काम में ना लेंगे। अब देखो ये तो हो गया कोलिनर्जिक की बात। अब एसिटाइल कोलिन, अब आता है एंटी कोलिनर्जिक। तो जिसमें ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें वो क्या है? इंडिकेशन में है। जिसमें हम इसको काम में ना ले नहीं ले रहे हैं उसमें हम एंटी कोलिनर्जिक को काम में लेंगे। देखो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, एंटी आ गया मतलब कि ब्लॉक कर रहा है। एट्रोपिन आ गया, बेंजोट्रोपिन, ठीक है, ये इसकी ड्रग आ गई, डायसाइक्लोमिन वगैरह, डेक्स्ट्रोम और मेथोर्फेन, ठीक है, ये इसकी ड्रग्स आ गई एंटी कोलिनर्जिक की। अब देखो यूजेस कब कब लेते हैं इसको काम में? जिसमें उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें ये लेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अस्थमा हो गया, ओके, डायरिया, नोजिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, साइनस ब्रेडिकार्डिया, इंसोम्निया, डिजीनेस, इन सब में काम में ली जाती है। जबकि ये देखा हमने एस्थमा में नहीं लिया, हमने इसको स्लो हार्ट बीट में नहीं लिया, गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं लिया, हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं लिया, जबकि उसको अपन ले रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी देख लो आप बोली, चाहे आप देख सकते हो अस्थमा हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया और ब्रेडिकार्डिया हो गया, ब्रोंकाइटिस वगैरह। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं डेमेंशिया, डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, ड्राई माउथ, लेस स्वेटिंग, प्यूपिल डायलेशन, आंखों में जो प्यूपिल पाए जाते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, डबल विजन जिसे बोलते हैं बाइपोलर, डिप्लोपिया, ठीक है, डिप्लोपिया बोलते हैं आप, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, ये होता है इसके। अब आता है आपके पास हाइपोलिपिडेमिक्स, एक बच रहा है हाइपोलिपिडेमिक्स और एक बच रहा है आपके पास प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। दो चीज़ें और बच रही है, वो भी अभी करवाते थे हमको। हाइपोलिपिडेमिक्स, अब देखो हाइपो मतलब कि कमी, हाइपो मतलब आप पता है, लिपिड मतलब कि लिपिड, मतलब कि ऐसा कुछ करो कि लिपिड की क्या हो जाए? कमी हो जाए, वो ड्रग्स ही हाइपोलिपिडेमिक्स आती है। हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग ऑल्सो कॉल्ड लिपिड लोअरिंग ड्रग, लिपिड की कमी करनी है, वो ड्रग्स कौन सी होती है? हाइपोलिपिडेमिक्स। एनी एजेंट द रिड्यूस द लेवल ऑफ लिपिड एंड लिपोप्रोटीन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर लिपिड की और लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड प्लस प्रोटीन, इसके अमाउंट्स को क्या कर दे? कम कर दे। वे सभी एजेंट्स या फिर वो सभी सब्सटेंस कौन के से होते हैं? हाइपोलिपिडेमिक्स होते हैं। सब्सटेंसेस दैट लोअर द लेवल ऑफ सर्टेन लिपिड्स इन द ब्लड, दे आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमियास। ओके, मतलब कि कुछ लिपिड्स को क्या कर दे? कम कर दे, वो हाइपोलिपिडेमिक्स होते हैं। ये कब काम में जाते हैं? जब हाइपरलिपिडेमियास को ट्रीट करने के लिए, हाइपर मतलब कि लिपिड की अमाउंट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, अगर ब्लड में लिपिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो उसको ट्रीट करने के लिए हाइपोलिपिडेमिक्स काम में लिए जाते हैं। लिपिड लोअरिंग एजेंट, लिपिड लोअरिंग एजेंट ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज हाइपोलिपिडेमिक्स एजेंट्स, कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स और एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स एजेंट यूज टू ट्रीट, वही बात आ गई, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट्स को, लिपिड्स के अमाउंट को इनको ब्लड के अंदर क्या करते हैं? कम करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया को ये ट्रीट करते हैं, उसे ड्रग्स को बोलते हैं अपन हाइपोलिपिडेमिक्स, हाइपोलिपिडेमिक्स। अब हाइपोलिपिडेमिक्स से वो ड्रग्स भी अपने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दो क्लासेस में या दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड कर दी, क्लासीफाइड कर दी। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती है एट्रोवास्टिन, जिसमें क्या हो गया? एस्टिन लग गया, एस्ट्रोवास्टेशन, एस्ट्रोवास्टिन, ठीक है, वो हटा देना, एटोरो, एटोरवास्टिन, सिमवास्टिन, लोवास्टिन, ठीक है, कोलेस्टिपोल एंड कोलेसेवेलम, ये होगी फर्स्ट लाइन ड्रग्स में। सेकंड में आती है क्लोफाइब्रेट, फाइब्रेट जिसमें फाइब्रेट आ जाए वो आती है सेकंड लाइन में। क्लोफाइब्रेट आ गई, बेंजोफाइब्रेट आ गई, सॉरी फेनोफाइब्रेट आ गई, बेंजोफाइब्रेट आ गई, बूगी लिपिड और प्रोबिकोल, ये ड्रग्स आती है सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन ड्रग्स में। ठीक है, यूजेस की बात कर लेते हैं। अभी देखा यूजेस में हमने कि इम्प्रूव कोरोनरी कॉम्प्लिकेशंस एंड, देखो हमने उसमें देखा था एंजाइना में या फिर एमआई में कि जो प्लेग बन जाते हैं, प्लेग अगर किसी के बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के बन रहे हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो रहा है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल का जो लिपिड है, ये लिपिड ही है, इस लिपिड को हम क्या करेंगे? कम करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे।
तो किससे करें, तो हाइपोलिपिडीमिया से करेंगे, ठीक है ना। उसमें काम ले सकते हैं इसको, प्लेग, इम्प्रूवमेंट इन एंडोथेलियल फंक्शन एंड इंक्रीज नो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं होगा इसका। दे आर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स टू डिसलिपिडीमिया इन डायबिटीज, ओके, डायबिटीज के अंदर भी काम मिल जाते हैं। फिर आता है आपके पास लास्ट टॉपिक, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होता क्या है सर? प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या होता है, देखिए जब हेमरेज हो जाए, ये लिख रखा है ना, हेमरेज, और पेशेंट क्या हो गया, शोक में चला जाए, तो उस टाइम पर प्लाज्मा एक्सपेंडर हमें दी जाती है। पढ़िए चलो, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आर मोलिक्यूल्स विद ए रिलेटिवली लार्ज मोलिक्यूल्स वेट दैट इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करता है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट, दे आर यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट हु हैव हैड ए हेमरेज और हैव गॉन इनटू शोक। जो पेशेंट शोक में चला गया है फिर उसको हेमरेज हो रहा है, उसको हम ये ड्रग्स काम में लेते हैं। शोक अकर, सब शोक कब होता है, शोक जब होता है जबकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड क्या हो गया, निकल गया, डिक्रीज हो गया ब्लड। तो शोक अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, टिपिकली ड्यू टू हेमरेज, हेमरेज के कारण होता है वो भी। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। हेमरेज का मतलब क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। एंड इट इज क्रिटिकल टू रिस्टोर नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एज सुन एज पॉसिबल। और इसका काम क्या है प्लाज्मा एक्सपेंडर का, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कर दो, रिस्टोर कर दो, रिस्टोरेशन का काम होता है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, अब प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के टाइप्स क्या क्या हो गए, ह्यूमन एल्बुमिन हो गया, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रॉन हो गया, ठीक है, डिग्रेडेड जिलेटिन हो गया, पीवीपी हो गया, पीवीपी एंड पॉलीमर हो गया। ये होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के टाइप्स या एग्जाम्पल बोल सकते हैं अपन। क्या किया इसने, हेमरेज है या शोक है उसको उस टाइम पर हमें काम में लेते हैं इसको। और जो भी नॉर्मल प्लाज्मा एक्सपेंडर का काम, ये लिख लो आप, तो प्लाज्मा एक्सपेंडर आए किस दिमाग में, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, रिस्टोर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मल वापस से ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने का काम होता है इसका। लास्ट सिस्टम आपको समझ में आ गया। तो ऐसे करके पूरा आपका कार्डियोवास्कुलर है वो कंप्लीट होता है वन शॉट में। ओके, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब आपका कंप्लीट फार्मा हो चुकी है, ठीक है। अब आप कहो कि सर एक दो टॉपिक्स बाकी है, तो देखो एक दो टॉपिक्स ऐसा है कि जितने आपके टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना उनमें वो आ चुके हैं। अगर आप वो दो तीन टॉपिक जो रह रहे हैं वो या तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं आए ना वो, जैसे एनीमिया है, एनीमिया का रह रहा है, तो एनीमिया का हमने पैथोलॉजी में देख लिया, देखो, ठीक है, मतलब कि वो हमने देख लिए। कुछ ही टॉपिक रह रहे हैं एक दो, वो हमने पहले देख चुके हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक में नहीं करा, इस यूनिट में नहीं करा। ओके, बाकी ये सफिशियंट है नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता आपके। तो ये कार्डियोवास्कुलर का कंप्लीट होता है। और हाइपर टेंशन लगा लेना आप, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा लेना, हाइपर टेंशन, एंटी हाइपर टेंशन लगा लेना, इंपॉर्टेंट। और जो टास्क सिस्टम पढ़ा इससे आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन सी ड्रग्स होती है, एसीई हो गया, ठीक है, इधर से रेनिन हो गया, ये एल्डोस्टेरोन हो गया, वेसोडायलेटर हो गया, और एक ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन का डायरेटिक्स में, ठीक है, डायग्राम से सब समझ में आ रहा है आपको। फिर अभी तो फार्मा का वन शॉट और देखना है आपको कंप्लीट, फार्मा फर्स्ट, फार्मा सेकंड का, पेथो फर्स्ट, पेथो सेकंड, मॉडल पेपर देखना है अभी तो, जेनेटिक्स का कंप्लीट वन शॉट, जेनेटिक्स को केवल वन शॉट में करवाएंगे अपन, और एमएसएन का वन शॉट, ये सभी देखना बाकी है अभी तो, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में। फार्मा कंप्लीट हुई आपकी इसी लेक्चर के साथ। राधे राधे।